नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। और आज हम उस विषय के बारे में बात करेंगे जो अंग्रेजों द्वारा किस प्रकार भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है उनको लागू की गई थी। ठीक है ना, उनका शिक्षा व्यवस्था की जो नीति है तो वो किस प्रकार थी। वैसे विषय तो हमारी हिस्ट्री है, वो तो आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है कि विषय कौन सी है, हमारे किन से विषय के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ होती है जो आज हम जितनी भी शिक्षाएं पढ़ती हैं, एक भी हमारे पढ़ते हैं सॉरी कि हमारी क्या क्या शिक्षा है ना, कैसे पढ़ते हैं हम शिक्षाएं, है ना। अलग अलग तरीके से जो सब्जेक्ट वाइज चेंज किए गए हैं ना, अलग अलग तरीके से विभाजन किया गया है। जितने भी उसके बारे में हम पढ़ते हैं तो आई कहाँ से, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। देखिए अपन के जब शुरुआत के अंदर अपन के जो गुरुकुल हुआ करते थे, ये सबको पता है कि गुरुजी के पास में बैठते थे और वो हमें पढ़ाते थे। और पढ़ के जब 10 साल 15 साल तक पढ़ते थे, पढ़ने के बाद में हम अपने काम में लग जाते थे, व्यवसायिक काम के अंदर। क्योंकि पहले वो सरकारी जॉब वगैरह नहीं थी जिसके माध्यम से सरकारी जॉब वगैरह कर सके। पहले जॉब थी तो वो राजाओं के दरबार के अंदर जॉब थी, जिसके अंदर कोई भी पढ़ाई का महत्व तो नहीं था। उसके अंदर बस जो सैनिक शक्ति थी, जिसके अंदर हार्ट वगैरह जो मजबूत होता था, उन्हीं को सेना के अंदर भर्ती किया जाता था। ठीक है, तो ये बात थी। तो फिर आपको दिमाग में आया होगा कहीं कहाँ से हमारी ये शिक्षा व्यवस्था शुरू हुई है। ठीक है, चलो आज हम शुरू कर देते हैं। ब्रिटिश, क्या हो गया इसके, ब्रिटिश भारत में नीतियाँ। ठीक है, ब्रिटिश भारत में औपनिवेशिक नीतियाँ। तो ये हमारी क्लास है, और ये क्लास लगभग 4-5 क्लास के अंदर कंप्लीट होगी। ऐसे नहीं है कि एक क्लास के अंदर शुरू कर देंगे, कर दिया और बाद में कंप्लीट हो जाएगी आधा घंटे में, तो ये तो आपका संभव है ही नहीं। ठीक है, तो चलो हम इसकी शुरू करते हैं। तो जो शब्द क्या लिखा है मैंने, उस पर आपको गौर से ध्यान देना है। क्या देना है, देखो ये आ गया ब्रिटिश, ठीक है, और ये आ गया भारत। और भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियाँ। औपनिवेशिक का मतलब क्या होता है, किसी एक देश द्वारा, किसी एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य को या दूसरे देश को अपने अधीन कर लेना, वो होता है औपनिवेशिक। ठीक है, और ये बातें मैं लगातार क्लासों के अंदर बताता हूँ, जब भी औपनिवेशिक शब्द आता है उसके बारे में बताता हूँ। ठीक है, जो नीतियाँ मतलब अलग अलग प्रकार की नीति वगैरह निकालना, नियम वगैरह निकालना, ये सारा काम किसका होता है, ब्रिटिश भारत में औपनिवेशिक नीतियाँ का। ठीक है, अब देखिए जब अंग्रेज भारत के अंदर आए थे तब उनको लगा था कि भारत की जो ये शिक्षा व्यवस्था है, इनको हम किस प्रकार अपने अधीन करें। भाई कोई भी आता है ना, जब अंग्रेज आए थे और भी कहीं आए थे जो मुगल वगैरह, तो वो सारे यही चाहते थे भारत की जो शिक्षा व्यवस्था उनको तस्त व्यस्त कर दिया जाए, भ्रष्ट कर दिया जाए। उन पर उनका जो जो भी मंदिर वगैरह होते हैं और भी जो शिक्षा का जो विश्वविद्यालय होता है ना, उनको सारा का सारा खत्म कर दिया जाए। तो ये उनकी यही नीति थी। तो इसी प्रकार अंग्रेजों को लगा था कि किस प्रकार भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है उनको बदला जाए। तभी उनके दिमाग में आया कि जो पहला काम तो था इनका जो धर्म की जो व्यवस्था है ये सारी खत्म कर दीजिए। ठीक है, फिर जो इनका जो रोजगार की जो व्यवस्था है, जिसे गुरुकुल में जाते हैं और गुरुकुल में पढ़कर भी अपने रोजगार में काम में लगते हैं, उसमें परिवर्तन करना है। तभी तो उन्होंने जो मुस्लिम के जो गुरु होते हैं, जो मुस्लिम धर्म के जो संस्थापक थे मोहम्मद शाह, है ना, मोहम्मद शाह को, हाँ मोहम्मद शाह है ना, मोहम्मद शाह को क्या कहते हैं उन्होंने, पैगंबर को, मोहम्मद शाह पैगंबर को झूठा बताया था, यानी ये तो झूठा है और पाखंडी है। क्या है, झूठा, वो पाखंडी है, इसमें तो कुछ नहीं है रे, ये तो फालतू का है, ऐसे ही आपको तो बना रहा है, पागल बना रहा है, इसके चक्कर में मत आ जाना। ये सारे अंग्रेज ने ऐसे बोल रहे थे मुस्लिम को। ठीक है, और हिंदू को क्या बोल रहे थे कि ये इसके चक्कर में हिंदू में जितने भी देवी देवता होते हैं, वेद वगैरह, ये सारे भ्रष्ट है, कुछ नहीं है, इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए।
आप सबको ईसाई बनना चाहिए, सबसे बेस्ट धर्म है और विश्व का सबसे प्रसिद्ध धर्म है ईसाई धर्म, इसको आपको अपनाना चाहिए। और ये भविष्य का जो आगे वाला निर्माता आपका यही होगा, और इनकी जो शिक्षा पद्धति होती है वही आपको अपनानी चाहिए, इनकी जो कल्चर होती है वही आपको अपनानी चाहिए, वही आपका जो भविष्य का मार्ग तय करेगी। तो ये इन प्रकार की जो अंग्रेजों की नीति थी शुरुआत के अंदर, ये बात हमको ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर जब ये ऐसी बातें करने लगे थे तो तब उनको लगा था यार केवल बातें करने से क्या होगा। अब जब भी हम भाषण वगैरह देते हैं, अंग्रेजी बोल लेते हैं, जब भी प्रोग्राम में जाते हैं तो हम यही बोलते हैं कि जो ईसाई धर्म, जो मुस्लिम धर्म में जो पैगंबर से झूठा है, वो मतलब कि ऐसे ही थे ना, उनका कोई महत्व नहीं था, फालतू के। तो इस कारण हिंदू के साथ में ऐसे ही कहते थे कि जो वेद वगैरह हैं, जो भी हिंदू धर्म रीति रिवाज है, सारे भ्रष्ट है, कुछ नहीं है इसके अंदर, हाँ इसको नहीं छोड़ देना चाहिए, हमारे इसी धर्म को अपनाना चाहिए। तो ये इस प्रकार इनकी नीतियाँ थी। तब उनको लगा यार केवल ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा, अब वाकई के अंदर कुछ संस्थाएं बनानी पड़ेगी जिसके माध्यम से हम शिक्षा हमारी दी जा सके, यूरोपीय शिक्षा दी जा सके, ठीक है। तो इसी के माध्यम से एक बात आपको याद रखनी चाहिए कि हिंदी शिक्षा प्राप्त करने के लिए 10,000 फीस लगती है, ये फ्री में पढ़ाते हैं, ठीक है। और अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के लिए 1,00,000 फीस होती है। इसका जो जड़ है वो कहाँ से निकली है, वो यहीं से निकली है। मैकाले की शिक्षा वगैरह नीति थी, है ना, सारी वहीं से इनकी जड़ें निकली है। एक हम आगे बात करेंगे, वाद अविवाद आएगा, आंग्ल और प्राच्य वाद्य का विवाद, जिसका नाम डिटेल्स आपको बताएंगे किस प्रकार आज की शिक्षा व्यवस्था है वो इन प्रकार बनी गई है। एक बात और दिमाग में आनी चाहिए कि आज के ज़माना में ज़्यादातर बेरोजगार क्यों बढ़ी है। तो आपके दिमाग आएगा कि सर जनसंख्या बढ़ी तो फिर बेरोजगारी बढ़ेगी। अरे जनसंख्या बढ़ी है, साथ में रोजगार भी कुछ ना कुछ तो मिला है। अपन के जो दिमाग के अंदर कचरा घुसा है ना कि जनसंख्या बढ़ गई फिर रोजगार नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हमने जो शुरुआत के अंदर जो शिक्षा व्यवस्था है वो इसी प्रकार अपना रखी है, फिर कहाँ से परिवर्तन होगा। थोड़ा सा जो है ना इसके अंदर हम जितने भी आप 12th तक पढ़ेंगे सारा वही चीज़ है कि अधिक से अधिक पढ़ाया जाएगा। तो लेकिन रोजगार के बारे में बात करने वाली जो चीज़ें कम होती है ना, हम इसके बारे में बात करेंगे। 2-3 ऐसे भी जो आयोग आएंगे जिसको जो रोजगार की बात करते थे, चार्ल्स वुड का आएगा, वो भी रोजगार के बारे में बात करने लगा था। फिर हंटर आयोग आएगा, WW हंटर आयोग, उसने भी रोजगार के बारे में बात की थी थोड़ी बहुत। तो वो रोजगार के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। वॉरेन हेस्टिंग, कलकत्ता में मदरसा खोला। किसने खोला? वॉरेन हेस्टिंग ने। उसको लगा यार हम बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, हम भी हमारा मदरसा खोलेंगे जिसके माध्यम से हम शिक्षा देंगे, और तो हम क्या करेंगे, और इसी के माध्यम से हमारे जो यूरोपीय साम्राज्य है, जो देश है, जो हमारे ब्रिटेन है ना, और उनका जो साम्राज्य विस्तार अभी होगा इसी के माध्यम से होगा। और उनका एक ही मकसद था, ब्रिटेन का साम्राज्य का विस्तार करना, चाहे वह शासन करे या ना करे, यानी कि ब्रिटेन चाहे शासन करे या ना करे भारत या अन्य देश पर, लेकिन उनकी जो शिक्षा व्यवस्था है वो आर्थिक स्तर पर कह सकते हैं या किसी स्तर पर कह सकते हैं, सामाजिक, वो सारी की सारी उनका प्रभाव दबदबाव होना चाहिए। ये उनकी रणनीति थी और वो ही आज के ज़माने में चल रही है, ठीक है। अरे भाई ब्रिटिश है, जो अंग्रेज है, उन्होंने अपनी भाषा जो आज के जनरेशन में इंग्लिश है वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा थी नहीं, क्या थी? पहले ना थी, उनको बनाया गया है। उन्होंने रात दिन मेहनत की थी, और अगर हम भी मेहनत करें रात दिन तो हिंदी कोई बड़ी बात नहीं है कि हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा नहीं बना सकते। मेहनत करनी पड़ती है सब कुछ, ज़्यादा कोई बड़ी ऐसा ना है कि हम ऐसे नहीं करते, हर चीज़ हो सकती है, मुमकिन है। बस
अपना एक अपनी चीज़ के प्रति प्रेम होना चाहिए, एक अपने प्रति की भावनाएं होनी चाहिए, किस प्रकार जो हमारी चीज़ को हम चाहते हैं, हमारी किस प्रकार जागरूकता है हमारे अपने प्रति, हिंदी भाषा के प्रति, तो वो थोड़ा सा क्या होना चाहिए, तब जाके एक अलग हमारा दिमाग के अंदर एक चित्र बनेगा, जिसके माध्यम से हमारे विकास की संभावना अधिक बढ़ेगी। चलो हम शुरू करते हैं, वो चीज़ें बाद में कहीं और अधिक बात करने की, कहीं आगे और कहीं बात करेंगे तब काम आएगी, लेकिन फिलहाल अब जो हम बात करें वो इस पर निर्भर होनी चाहिए। इन्होंने क्या कहता है, मदरसा के माध्यम से जो अंग्रेजी शिक्षा है उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, जिसका तात्पर्य ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा मदरसा वाली शिक्षा हमको दी जानी चाहिए भारतीयों को। और उसके सैनिक के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जो सेना के, फिर वो कहते थे कि किसी को सेना में भर्ती होना है तो ये मदरसा वाली पहले शिक्षा ये लेनी पड़ेगी, फिर जाकर सेना में भर्ती होंगे, वरना आपको तीर चलाना नहीं आता, कभी भाला नहीं चलाना आता, कभी ऐसे। तो हमने युद्ध इतने कैसे जीते हैं, फिर हमको कुछ चलाना नहीं आता, फिर कैसे जीते थे हम, वो बात होती है। तो ये उनकी इस प्रकार की जो व्यवस्था नीति थी। फिर एक और आते हैं 1790 में अंग्रेज रेजिमेंट जनरल जोनाथन डंकन, ठीक है। ये इन्होंने क्या कहता, बनारस के अंदर संस्कृत कॉलेज की स्थापना की, ठीक है। यही क्या कर रहे थे इन्होंने, क्या था भाई, अब हम कुछ ना कुछ काम करेंगे। जोनाथन डंकन ने कहा मैं डंकन हूँ, क्या हूँ, डंकन हूँ, जहाँ पर भी मैं लगता हूँ ना वहाँ पर धरती हिल जाती है, क्योंकि जहाँ पर डंका पड़ता है ना, किसी का डंका पड़ता है, वो ऐसे एक अलग नजरिया हो जाता है। तो अपना एक स्टेज था कि हम डंकन है, क्या है, ऐसे बूढ़ के ऊपर था, क्या है, हम डंकन है। तो ये जो व्यवस्था इस प्रकार के जोनाथन डंकन थे, जिन्होंने कहा था कि अब जो अंग्रेजी भाषा का बढ़ावा दिया जा रहा है उसकी जगह जो हमारी संस्कृत भाषा है उनको बढ़ावा दिया जाएगा। जोनाथन डंकन ने कहा था। इसी कारण इसने संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी, जिसके माध्यम से हिंदू विधियों का बढ़ावा देना, हिंदू की जो शिक्षा विधि थी उनको बढ़ावा देना, ये सारा काम इसका था। क्या हो, और हम हिंदू विधियों को बढ़ावा देंगे, हिंदू शिक्षा का बढ़ावा देंगे, और हम वेद उपन्यास जो सारे होते हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे और बताएंगे कि हमारे मतलब कि इनके अंदर कितना महत्व है, उपन्यास वेदों के अंदर। ये इस बारे में इस प्रकार की इन्होंने बातें करनी शुरू की थी, मतलब कि ध्यान होनी चाहिए इसके बारे में। फिर इसके बाद में आगे और आते हैं, ठीक है। 1800 ईस्वी के अंदर हर 10 साल का गैप है, 1800 ईस्वी, ठीक है। लॉर्ड वेलेजली इन्होंने कहा भी हम कुछ ना कुछ एक काम करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि जो ये पीछे वाला निकाले रहे कुछ बायोडाटा निकाले, क्या सिस्टम था, तो कोई पास में बैठा था उसने बायोडाटा निकाला का, साहब बात ऐसी है, एक तो जोनाथन डंकन थे, उन्होंने तो संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी, और उनसे पहले एक वारेन हेस्टिंग्स से 1780 के अंदर, आज से 20 साल पहले के, उन्होंने तो बना कलकत्ता के अंदर हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, सॉरी मदरसा की स्थापना की थी। और वो तो क्या है, अपने ईसाई धर्म को बढ़ावा देना चाह रहे थे और उनके अंदर शिक्षाएं देते थे, और तो कुछ ऐसा था नहीं। तब लॉर्ड वेलेजली को लगा यार जो ये था ना यार डंकन, ये बहुत अच्छा लगता है हमको, तो फिर क्या करें, तो इनकी जो व्यवस्था है इनको थोड़ा सा हम बढ़ावा दें। क्या करेंगे, हम उनको बढ़ावा देंगे। तो इसने क्या किया, लॉर्ड वेलेजली ने, इसने एक काम किया, एक नई व्यवस्था को लागू किया, जिसे हम फोर्ट विलियम
क्या कहेंगे, फोर्ट विलियम कहेंगे, जो इनकी क्या थी, एक शिक्षक थी। फोर्ट विलियम एक कॉलेज की स्थापना की थी, कॉलेज। लेकिन कहता है ना, कोई एक आदमी अच्छा काम करता था, उसके पीछे उसको नीचे लाने वाला भी खूब होते हैं। ये तो चीज़ आप सबने भी देखी होगी कि कोई भी व्यक्ति एक अच्छा काम करने के लिए उच्च स्तर पर आता है, ऊपर बढ़ता है, तो उसको गिराने के लिए, टांग खींचने के लिए खूब खड़े रहते हैं। तब इसने, जब लॉर्ड वेलेजन ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, तभी एक कुछ ऐसे अन्य व्यक्ति थे जो इनके डायरेक्टर, उन्होंने कहा नहीं साहब, ये हमारी चीज़ दिमाग पर से बाहर, ये हमारे यहाँ पर नहीं चलनी चाहिए, और डायरेक्टरों ने इसको बंद करवा दिया। डायरेक्टरों ने लंबे टाइम तक चलने ही नहीं दिया। ठीक है, तो ये बात हो गई थी। अब इससे पहले हम एक और थोड़ी सी बात कर लेते हैं 1780 से बाद में 84 के अंदर, 1784 के अंदर क्या बात करेंगे, वही वापिस वॉरेन हेस्टिंग। तो फिर सर पहले ही बात कर लेते, लेकिन क्या थोड़ी बहुत विधि से चलना पड़ता है। ये तो इसका नाम है, बस इसका कुछ खास काम नहीं है। वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग का मित्र, जेम्स। इस जेम्स ने क्या कहा, ये इसका मित्र था वॉरेन हेस्टिंग का, ठीक है। तो इस जेम्स विलियम जोन्स, ठीक है, विलियम जोन्स, ये बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। अब विलियम जोन्स वॉरेन हेस्टिंग का मित्र था, यानी कि फ्रेंड था। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वॉरेन हेस्टिंग का मित्र कौन था, विलियम जोन्स था। तो इसको आपको इंग्लिश में कैसे बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये तो अंग्रेज थे, तो इंग्लिश में बोलिए। वॉरेन हेस्टिंग का बॉयफ्रेंड कौन था, वॉरेन हेस्टिंग का बॉयफ्रेंड कौन था, विलियम जोन्स था। तो इसी ने कुछ एक अच्छा काम किया था, उनको लगा था यार हम कुछ एक व्यवस्था नई वगैरह कोई ऐसी प्रणाली शुरू करते हैं ताकि शिक्षा को बढ़ावा मिल सके। क्या मिल सके, शिक्षा को बढ़ावा मिल सके। तभी उन्होंने एक व्यवस्था को शुरू किया था, उसका नाम था एशियाटिक एसोसिएशन, एसोसिएशन, एशियाटिक सोसाइटी, सॉरी, हाँ, एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है, ऑफ बंगाल की स्थापना, बंगाल की स्थापना की, ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। तो ये सबसे बड़ी बात थी। अब इसकी स्थापना कर दी, लेकिन कोई अध्यक्ष वगैरह बनाओ, ऐसे तो कैसे काम चलेगा। तब इन्होंने किया था, एक अध्यक्ष बनाने की कोशिश की। तो इन्होंने सोचा था यार किसको अध्यक्ष बनाए, हम तो वैसे कोई दिख ही नहीं रहा अध्यक्ष वगैरह, यार ऐसा कोई होना चाहिए व्यक्ति जो इनको संभाल सके। नहीं तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है कि इसकी स्थापना कर देना। तो फिर विलियम जोन्स ने कहीं खोजा और अपने बॉयफ्रेंड को पूछा, वॉरेन हेस्टिंग को, कहा यार बता यार कोई अच्छा व्यक्ति हो जो इसको एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इसको संभाल सके बंगाल। तो कहा यार एक विल किंस्टन है, ठीक है, विल किंस्टन, वो आपकी व्यवस्था को संभाल सकता है। वो कहाँ पर रहता है, तो उसके बारे में बताते हैं, विल किंस्टन कहाँ पर रहता है, ठीक है। विल्किंसन, ये था विल्किंसन, इनको अध्यक्ष बनाया गया, जब इनको अध्यक्ष बनाया ना, तो ये कहा मैं अकेला नहीं रहूंगा भाई, क्योंकि मेरे को अकेले में भाग करने डर लगता है, भूत वगैरह ज्यादा है, क्या है, उसका काम है कि
विलिंगकस ने कहा कि भाई मेरे को अकेले अध्यक्ष बना रही हो, लेकिन मैं अकेले यहाँ पर रहूँगा नहीं। कि क्यों नहीं रहेगा, मेरे को यहाँ पर डर लगता है, भूत वगैरह ज़्यादा है, कहीं भी रात में भूत आ गए तो आप अध्यक्ष मेरे को बना दिए, फिर आपके क्या काम आएगी ऐसे ऐसे सोसाइटी ऑफ बंगाल, मैं तो यहाँ पर रहूँगा नहीं। तब क्या, तो चिंता मत कर, तेरे साथ एक भारतीय को ही नियुक्त करते हैं। क्या कहते हैं, भारतीय को ही, कि तो उससे सपोर्ट के अंदर भी तो है ना, बातचीत करने के लिए। भाई रात में मान लीजिए तेरे को नींद भी नहीं आए तो वो तेरे से बात तो जरूर करेगा। भाई एक बात करने वाला तो होना चाहिए एक, हाँ ठीक है अच्छी बात है, तब तो मैं यहाँ पर अध्यक्ष रह जाऊंगा। तब एक भारतीय को नियुक्त किया गया था साथ में। और वो क्या करता था, जब इसको रात में नींद नहीं आती थी ना विलिंगकंस को, तो वो रात में क्या करता था, ये कुछ कहानियां सुनाता था। और एक दिन ये क्या किया उसने, एक गीत मतलब श्री भागवत गीता है ना, वो गीता लेके आई थी भगवत गीता, ठीक है, भगवत गीता श्री, आगे श्री लगा दीजिए ठीक है। और ये रात में पढ़ रहे थे कि आपको कर्म करते रहने चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, कर्म करते रहने चाहिए थे, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए थे। तो इससे विलिंगकस ने कहा क्या 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 बोल रहा है, इसको वापस इंग्लिश में रिपीट करता। अब इंग्लिश इसको आती नहीं थी, कि ऐसे वो आशा करता कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं। जब वो समझ गया था कि यार ये इस बारे में बात कर रहा है, ठीक है, तब इसको लगा यार ये चीज़ बहुत अच्छी है श्री भगवत गीता, तो इसको मेरे को इंग्लिश में ट्रांसफ़र करना चाहिए। तभी इस विलिंगकस ने इसको इंग्लिश में ट्रांसफ़र किया था, इंग्लिश में, अंग्रेजी में, कि मैं तो यार पढ़ूंगा ऐसे। और इसने गूगल सर्च किया गूगल सर्च किया और ये संस्कृत लगाई और संस्कृत से इंग्लिश कर दी डायरेक्ट, और आ गया सारा का सारा बायोडाटा। तो आ जाता ना, पहले से था नहीं, लेकिन फिर भी अच्छी बात है कि इन्होंने अपनी अंग्रेजी के अंदर वो श्री भगवत गीता का किया था अध्ययन, ठीक है। फिर आगे ये चले थे, इनको और कहीं हितोपदेश एक और थी जो जिसके बारे में करते हैं, हितोपदेश, उनका भी इन्होंने इंग्लिश में अनुवाद किया था, विलिंगकस अध्यक्ष बने विलिंगकस ने, ठीक है। तो ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता थी, ये इनके ऐसे काम किए थे। फिर यार जब ये बातें पता चली थी इन वॉरेन हेस्टिंग को कि यार जो मेरा बॉयफ्रेंड था विलियम जोन्स, उनके जो ये थे अध्यक्ष वगैरह विलिंगकस, वो भगवत गीता का इंग्लिश में ट्रांसफर किया, हितोपदेश का इंग्लिश में ट्रांसफर किया था। यार फिर मैं बैठा रह रहा, मेरे को तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। तभी वो इधर घूम रहा था, इधर इधर वगैरह कहीं घूम रहा था। तब उनको लगा हमको क्या करना चाहिए, तभी उन्होंने एक काम करना शुरू किया था। क्या किया था, उनको लगा यार मैं कोई मतलब कि जो संस्कृत है चाहे हिंदी है उनको इंग्लिश में ट्रांसफर करूँ, तो ऐसी कविताएँ वगैरह हैं या जैसे नॉलेज है उसके बारे में, तो वो कहीं घूमता गया, जिसकी कहीं इसको कालिदास की बुक के हाथ लग गई थी किसकी लग गई थी, कालिदास की बुक हाथ लग गई थी। पहली बुक हाथ लगी थी अभिज्ञान शकुंतलम, क्या थी, अभिज्ञान शकुंतलम, ये लगी। तो इसका क्या कहता, इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसफर कर दिया था कि वो शानदार कवि वगैरह, इतनी शानदार जिससे यार दिमाग के अंदर कुछ बुद्धि विकास होती है। हमारा तो कुछ नहीं है यार, हम तो फालतू कैसे भेड़ की तरह घूम रहे इधर से भटक रहे, इंग्लिश का बटा हो क्या कर रहे हैं। अरे इन चीज़ों को देख के यार एक ईश्वर से डायरेक्ट कांटेक्ट करवाते हैं। तब इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसफर किया था और आगे चले थे, एक और इनको मिल गई थी गीत गोविंद। वाह यार क्या बात थी, शानदार गीत गोविंद। और इनका इन्होंने और ट्रांसफर किया था, क्या कहते हैं, इनका और ट्रांसफर किया था कि वाह यार क्या शानदार चीज़ है। तो ये थी इनकी इस तरह की बातें, गीत गोविंद का ट्रांसफर किया था। फिर आगे ना एक और गई थी, इनको एक और मिल गई थी मनुस्मृति, ठीक है। और ऐसी मनुस्मृति को, सॉरी मैं क्या बता रहा था आपको, वॉरेन हेस्टिंग नहीं था, विलियम जोन्स था, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान कर लेना, विलियम जोन्स कर लेना था। ये सारे अभिज्ञान शकुंतलम ये विलियम जोन्स ही था। वॉरेन हेस्टिंग का मैंने सही तक वॉरेन हेस्टिंग बताया था पहले, ये वॉरेन हेस्टिंग नहीं था। जो इनकी जो अभिज्ञान शकुंतलम का इंग्लिश में ट्रांसफर किया था ये विलियम जोन्स किया था, क्योंकि इसी ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी और इसी ने अध्यक्ष बनाया था विलिंगकस। तो ये इनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा ना, तो इसने ये सारा काम किया था। फिर मनुस्मृति
को इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसफर किया था, इंग्लिश में ट्रांसफर किया था, जिसका नाम था ए कोड ऑफ जेंटू, ए कोड ऑफ जेंटू, ए कोड ऑफ जेंटू, ए कोड ऑफ जेंटू, ठीक है, लॉज। लॉज के नाम से इंग्लिश में ट्रांसफर किया। जो मनुस्मृति थे ना, उनको ए कोड ऑफ जेंटू लॉज के जो नाम से इनको ट्रांसफर किया था। तो ये बात थोड़ी सी आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। ये 1779 की बात है, 89 की बात है। कब की बात है? 1789 की बात है। तो ये चीज समझ आई है। अब देखिए एक चीज के बाद आएगी हमारा श्वेत क्रांति का सिद्धांत, ठीक है। श्वेत शांति का सिद्धांत, श्वेत जाति का भार सिद्धांत, क्रांति नहीं है ना, श्वेत जाति का भार सिद्धांत, भार सिद्धांत, श्वेत जाति है ना, श्वेत जाति का भार सिद्धांत। इसका मतलब क्या है? ये बहुत वेरी वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट होता है श्वेत जाति का भार सिद्धांत, जिसका तात्पर्य ये है, श्वेत का मतलब होता है सफेद, वाइट, सफेद, यानी इसको मारवाड़ी में बोले तो धोला, धोला कलर, ठीक है। तो ये चीज होती है। और इसी श्वेत जाति का मतलब होता है गोरे लोग, क्या जो सभ्य लोग है, जिनके अंदर बुद्धि है, जो ज्ञान है, जो राजनीति में परफेक्ट है, जो धार्मिक क्षेत्र में परफेक्ट है, जो आर्थिक क्षेत्र में परफेक्ट है, वो सारे कौन है? श्वेत जाति का है। बाकी जो काले लोग होते हैं, जो थोड़े पीले भूरे होते हैं, वो सारे कुछ काम के नहीं होते, वो सारे तो ऐसे होते हैं, वो उनके दास रहने के लायक है, वो उनके अधीन काम करने के लायक है। और यदि शासन करना है, यदि किसी देश पर, यदि हमारा देश को संभालना है, देश की जो आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था जो संभालनी है, तो ये सभी जाति ही संभाल सकते हैं, क्योंकि नॉलेज किसी के अंदर ही है, जो ज्ञान है वो सभी जाति के अंदर ही है, बाकी किसी के अंदर नहीं है भाई। ये सभी जाति का भार सिद्धांत था, जो कि इसी टाइम इनके अस्तित्व में आया था, 1790 से ऊपर तक की बाद में, ठीक है। अब एक आता हमारा आंग्ल प्राच्य का विवाद। क्या आएगा? आंग्ल प्राच्यवाद, आंग्ल प्राच्य का सिद्धांत, ठीक है। आंग्ल प्राच्य का सिद्धांत ये हमारा आपके अस्तित्व में आएगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और हम इसके बारे में क्या डिटेल होगी वो बात करेंगे हम अगली क्लास के अंदर, क्योंकि मैंने उम्मीद लेकर आया था, मैंने कहा बहुत बड़ी बातें बात करेंगे, इसके बारे में विस्तार से समझाएंगे, लेकिन अभी टाइम तो रहा नहीं। तो फिर इसकी वापस एक और क्लास बनाएंगे जिसके बारे में इसके अध्ययन करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंदर।